हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनुराधा सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एजुकेशन चैनल लर्नेट पर। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का बायो का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें अंतर करना होता है, कौन सी चीज जीवित है, कौन सी चीज जीवित नहीं है। हम कैसे जानेंगे कि कौन सी चीज जीवित है और कौन सी चीज जीवित नहीं है, किसमें प्राण है और किसमें नहीं है। तो अगर हम किसी चीज को देखते हैं मूव करते हुए, जैसे कि कुत्ते को दौड़ते हुए, गाय को चबाते हुए, आदमी को गली में चिल्लाते हुए, तो हम कहते हैं कि हाँ वो जीवित है, ये लिविंग बीइंग्स हैं। ठीक है। अगर क्या हो, अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही हो, जैसे कि कुत्ता अगर सो रहा हो, आदमी अगर सो रहा हो, गाय अगर सो रही हो, तो हम कैसे कहेंगे कि वो जीवित है? हम कैसे पता करेंगे कि वो जीवित है? तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि वो सांस ले रहा है इसलिए वो जीवित है। ठीक है, चलिए सही बात है। अब आप पौधों के बारे में क्या कहेंगे? उसको तो आप सांस लेते हुए नहीं देखते हैं, तो हाउ डू वी नो दे आर अलाइव? सम ऑफ अस विल से, आप सभी में से, हम सभी में से कुछ लोग कहेंगे कि वो ग्रीन दिखते हैं, हरे भरे दिखते हैं, इसलिए वो अलाइव। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस पौधों का क्या, उन पौधों का क्या जिनके पत्ते हरे नहीं होते हैं, उनको कैसे हम कहेंगे कि वो अलाइव हैं? कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके पत्ते ग्रीन ना होकर के येलो होते हैं, रेड होते हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि वो अलाइव हैं? तो हममें से कुछ लोग कहेंगे कि वो बढ़ते हैं इसलिए वो अलाइव है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उनमें मूवमेंट है, ग्रोथ रिलेटेड या किसी और तरह का मूवमेंट है, इसलिए वो अलाइव है। बिल्कुल सही है। बट क्या हो अगर हम पौधों में ग्रोथ देख ना पाए, महसूस ना कर पाए, या ऐसी कोई चीज जिसका ग्रोथ हम महसूस ना कर पाए, आंखों से देख ना पाए, हम कैसे जानेंगे वो अलाइव है? कुछ चीजें, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनका ग्रोथ तो छोड़िए, हम वो सांस ले रहे हैं ये भी हम महसूस नहीं कर सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते। तो हम कैसे पता करेंगे कि उनमें जीवन है या नहीं है, वो अलाइव हैं या नहीं है? तो विजिबल मूवमेंट, यानी कि ऐसा मूवमेंट जो हम आंखों से देख सकें या महसूस कर सकें, तो किसी भी वस्तु के जीवित या मृत होने का प्रमाण देने के लिए काफी नहीं है। उस कैरेक्टरिस्टिक को काफी हम लोग नहीं मान सकते हैं। तो बच्चों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो इनविजिबल मूवमेंट्स हैं, तो वो जीवन के लिए क्या जरूरी हैं? जैसे कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट इनविजिबल होता है, हम उसे देख नहीं सकते, तो क्या वो जीवन के लिए आवश्यक हैं, जरूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं? अगर ये क्वेश्चन हम किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं तो वो कहेंगे यस, इट इज नेसेसरी। इन फैक्ट viruses do not show any molecular movement in them, and that is partially why there is controversy about whether they are truly alive or not. यानी कि वायरस जो है वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं, उनमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है, फिर भी वो हमारे सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। इसलिए वायरस जीवित होते हैं या नहीं होते हैं, ये एक कंट्रोवर्सी है। Why are molecular movements needed for life? हमारे जीवन के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्यों जरूरी हैं? आगे हम इस बारे में पढ़ेंगे।
We have seen in earlier classes that living organisms are well-organized structures. They can have tissues have cells have smaller components in them, and so on. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हमारा शरीर ही देख लीजिए, हमारे शरीर में सेल्स हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और हमारा ये शरीर बनता है। क्योंकि ये सारी चीजें इन्वायरमेंट से इफेक्ट्स होती हैं, इसलिए तो बच्चों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो इनविजिबल मूवमेंट्स हैं तो वो जीवन के लिए क्या जरूरी है? जैसे कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट इनविजिबल होता है, हम उसे देख नहीं सकते हैं, तो क्या वो जीवन के लिए आवश्यक है, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है? अगर ये क्वेश्चन हम किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं तो वो कहेंगे यस, इट इज नेसेसरी। इन फैक्ट, viruses do not show any molecular movement in them, and that is partially why there is controversy about whether they are truly alive or not. यानी कि वायरस जो है वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं, उनमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है, फिर भी वो हमारे सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। इसलिए वायरस जीवित होते हैं या नहीं होते हैं, ये एक कंट्रोवर्सी है। Why are molecular movements needed for life? हमारे जीवन के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्यों जरूरी हैं, आगे हम इस बारे में पढ़ेंगे। We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. Can have tissues have cells have smaller components in them, and so on. जैसा कि हम जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हमारा शरीर ही देख लीजिए, हमारे शरीर में सेल्स हैं, सेल्स टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन और हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, तो हमारा ये शरीर फंक्शन करता है। Because of the effects of the environment, this organized, ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. हमारे वातावरण के इफेक्ट्स के कारण ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है हमारे शरीर का या किसी भी जीवित प्राणी का, वस्तु का, उसमें टूटते रहना बहुत जरूरी है। सेल्स का टूटते रहना, मॉलिक्यूल्स का टूटते रहना, बनते रहना बहुत जरूरी है। If order breaks down, the organism will no longer be alive. क्योंकि अगर ये ऑर्डर ब्रेक करता है कहीं से भी तो वो ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रहेगा, उसके बाद वो मृत हो जाएगा। तो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। इसलिए जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, जो जीवित प्राणी होते हैं, उनका अपने स्ट्रक्चर का रिपेयरिंग करना, मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. क्योंकि ये सारे जितने भी जीवित प्राणी हैं मॉलिक्यूल से बने होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल्स का मूव करना हमेशा बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? अब हमारे आपके दिमाग में अगला सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, मेंटेनेंस तो ठीक है, लेकिन इस मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए क्या क्या जरूरी है, ये कैसे होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में? तो बच्चों, हम लोग आगे इसे देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि ये प्रोसेसेस होते क्या हैं।
The maintenance functions of living organism must go on even they are not doing anything particular, even when we are just sitting in the classroom. तो बच्चों, ये जो हमारे शरीर में मेंटेनेंस प्रोसेस है, इसका हमेशा होते रहना, चलते रहना, कंटिन्यू बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये टूट गया, अगर ये रुक गया, तो वो प्राणी जीवित नहीं रहेगा। तो चाहे हम बैठे हों क्लासरूम में या हम सो रहे हों, इस प्रोसेस का चलते रहना बहुत जरूरी है। This maintenance job has to go on. कहते हैं ना, show must go on. The processes which together perform this maintenance job are life processes. जब ये सारे processes एक साथ होते हैं, तो इन्हीं सारे processes को हम लोग life process के नाम से जानते हैं। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जीवित रहने के लिए इस मेंटेनेंस प्रोसेस का कंटिन्यू होते रहना बहुत जरूरी है। इसका टूटना बिल्कुल वो हम बेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस सारे प्रोसेसेस के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो हमें एनर्जी चाहिए इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहने के लिए, और वो एनर्जी हमें अपने शरीर से बाहर से लेना होता है, which we call food to the inside, a process we commonly call nutrition, जिसे हम लोग भोजन, न्यूट्रिशन कहते हैं। If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. अगर किसी ऑर्गेनिज्म का शरीर मेंटेनेंस प्रोसेस के अलावा ग्रोथ भी कर रहा हो, तो उसको और अलग से रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। ठीक है? Since life on Earth depends on carbon-based molecules, most of these food sources are also carbon-based. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो जीवन है धरती पर, वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से बना हुआ है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड है। इसलिए ज्यादातर हमारे भोजन के जो सोर्स होते हैं, वो भी कार्बन बेस्ड होते हैं। Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional process. इस कार्बन कंपाउंड्स के कॉम्प्लेक्सिटी पर आधारित होकर अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशनल प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जैसे कि इंसान दाल चावल खाते हैं, अनाज खाते हैं और चीजें खाते हैं, जानवर घास खाते हैं, शेर मांस खाता है। ये इसलिए क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स की कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होती है। The outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. जो एनर्जी का सोर्स है, बाहरी सोर्स, वो अलग अलग हो सकता है, उसमें अंतर हो सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट कोई एक इंसान तो कंट्रोल कर नहीं रहा, हर जगह इन्वायरमेंट अलग है। These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body. इसलिए ये जो एनर्जी के सोर्स हैं, इनका हमारे शरीर में बनना और टूटना जरूरी है, and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for the maintaining living structures as well as to the kind of molecules the body needs to grow. इसलिए इन सब का टूट के एक ऐसे एनर्जी में परिवर्तित होना जरूरी है जो हमारे शरीर के अलग अलग सेल्स और मॉलिक्यूल्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाएं अलग अलग मूवमेंट्स के लिए, जो हमारे लिविंग स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं। और मॉलिक्यूल का मतलब हमारे भोजन के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होने के लिए हमारे शरीर में आवश्यकता होती है।
क्योंकि ये जितने भी रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, इनको टूटने के लिए जो रिएक्शन जरूरी होता है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस होते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। So, the process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is that what we call respiration. तो यही ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए हमारी बॉडी में और इसका इस्तेमाल करने के लिए भोजन के ब्रेकडाउन प्रोसेस में हमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जरूरत होती है, यानी कि हमें सांस लेने की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of wastage may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. तो हम जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारा शरीर तो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है, लेकिन क्या हो अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो एक सेल से बना हुआ है, तो अलग अलग ऑर्गन्स कहाँ से होंगे उसमें? गैस एक्सचेंज करने के लिए या फिर वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए या फिर सांस लेने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स नहीं होते हैं उसमें। उसका पूरा शरीर क्योंकि एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है, उसे ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन क्या हो अगर बॉडी साइज ऑर्गेनिजम्स का बढ़ जाए और बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स हो, जैसे कि हमारा है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग्स इन एनवायरमेंट्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सारे सेल्स हैं वो एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो सकते हैं। जैसे हमारे शरीर का जो सेल है, हमारा जैसे दिल है, वो भी तो सेल से बना है, लेकिन वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो सकता एनवायरमेंट से। तो उस केस में कैसे होगा? द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। इसलिए सिंपल डिफ्यूजन से हमारे शरीर के सेल्स की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं की जा सकती। We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the functions they perform. हमने पहले यानी कि बच्चों आपने पहले अपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा है कि कैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं और हर बॉडी पार्ट का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है। एक स्पेशलाइज्ड होते हैं वो एक फंक्शन में जो वो परफॉर्म करते हैं। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, हम फैमिलियर हैं उनसे और उनके ऑर्गेनाइजेशन से भी। It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissues. इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भोजन करना और सांस लेना ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के फंक्शंस हैं। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organisms. फिर भी इस कारण हमें परेशानी हो सकती है, क्योंकि हम सांस लेते हैं और भोजन भी लेते हैं सेम टाइम पर। एक ही समय हम भोजन कर रहे होते हैं और सांस भी ले रहे होते हैं, ठीक है। While all parts of the body need them, जबकि हमारे शरीर का सारे अंग को ऑक्सीजन और खाने दोनों की जरूरत है। This situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. अब जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हम भोजन तो एक ही अपने पार्ट से, बॉडी के एक ही पार्ट से कर सकते हैं, एक ही पार्ट में इनटेक कर सकते हैं भोजन का, लेकिन चाहिए हमारे पूरे शरीर को। तो जब हमारे पूरे शरीर को चाहिए तो पूरे शरीर तक पहुंचाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की भी तो जरूरत होती है, जो उस भोजन को हमारे शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाए।
When chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. अब ये जो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं कार्बन सोर्स के द्वारा, यानी वो कार्बन सोर्स जो हम भोजन के रूप में लेते हैं ऑक्सीजन की सहायता से एनर्जी जनरेट करने के लिए, जो रिएक्शंस हमारे शरीर में होते हैं वो बाई प्रोडक्ट यानी कि वेस्ट मटेरियल भी उत्पाद करते हैं, वेस्ट मटेरियल भी बनता है। तो वो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो यूजलेस ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को हार्म भी कर सकते हैं, मतलब नुकसान भी दे सकते हैं। इसलिए उस वेस्ट प्रोडक्ट्स का हमारे शरीर से रिमूव होना, डिस्कार्ड होना जरूरी है। अब इस क्रिया के लिए भी एक प्रोसेस है, हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के लिए भी एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम है एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों, अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर आवर बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to the excretory tissue। तो जो हमारा बेसिक डिजाइन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो उसको एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू एक्सक्रीशन के लिए भी डेवलप करना होगा जो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करे, बाहर ले जाए। It's considered this various processes so essential to maintain life one by one। ठीक है, अब ये जितने भी प्रोसेसेस मैंने आप सभी को बताए, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, फूड इनटेक, इन सारे प्रोसेसेस को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि ये हमारे जीवन को मेंटेन करने के लिए कैसे आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, जितनी हमने बातें की लाइफ प्रोसेसेस के बारे में उसको लेके। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। सिंपल डिफ्यूजन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस के जरूरतों को पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्यों इनसफिशिएंट है, यानी कि पर्याप्त नहीं है, क्यों? तो बच्चों मैं आपको इन चारों क्वेश्चंस का आंसर्स कल के वीडियो में बताऊंगी। तब तक मैं चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके खुद से इसका आंसर देने का कोशिश करें। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कौन सी प्रक्रिया या कौन सी मतलब क्राइटेरिया है जिससे हम जान सकेंगे, जो जरूरी है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी चीज अलाइव है और कौन सी नहीं। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। बाहर से ऐसी कौन सी रॉ पदार्थ हैं, कौन कौन सी जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करता है। What processes would you consider essential for maintaining life? हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हमारे जीवन को मेंटेन करने के लिए क्या प्रोसेसेस जरूरी हैं, क्या क्या प्रोसेसेस जरूरी हैं। ठीक है बच्चों, इसका जवाब आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको कोई सजेशन चाहिए हो या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो या मेरे पढ़ाने में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत आ रहा है या आपको लगता है कि आपको कुछ और चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में हम एक एक करके प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होगा न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में बता देती हूँ, फिर इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो when we talk walk or ride a bicycle, we are
using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, हम चल रहे हैं या बाइसिकल राइड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है। इवन कि हम कोई अपैरेंट एक्टिविटी यानी कि ऐसी कोई एक्टिविटी ना कर रहे हो जिससे देखने में लगे कि हाँ बंदा कुछ कर रहा है, हम चुपचाप बैठे हो या सो रहे हो तो मम्मी क्या बोलेंगी कि सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी हमें उस वक्त भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हमारी बॉडी में एनर्जी की जरूरत उस स्टेट में भी होती है। We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in our body. हमें बहुत सारे मटेरियल्स की बाहर से जरूरत होती है हमारे बॉडी के ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, हमारे बॉडी में प्रोटीन को बनाने के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सब्सटेंसेस की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। The source of energy and materials is the food we eat. और ये जो एनर्जी का सोर्स है या जो मटेरियल है इसे हम कहते हैं भोजन, फूड जो हम लोग खाते हैं। वहीं से हमारी सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। क्या बच्चों, लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, इस सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट डे है, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ा रही, यहीं तक खत्म कर रही हूँ। कल हम लोग फूड के बारे में, हमारी बॉडी एनर्जी कैसे लेती है, उस सब के बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।